Okay. So बच्चे, in the previous class, we were discussing fractional distillation. Okay. Fractional distillation and simple distillation, they are two processes which are used to separate miscible liquids. और बच्चे हमने उसमें क्या सीखा था कि सिंपल डिस्टिलेशन में हम उन दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट liquids which have boiling point difference of less than 25 degree Celsius, we will have to use the process of fractional distillation. Okay, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम बच्चे इसकी एप्लीकेशन जो है उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बच्चे इसमें हम जो एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की which is of great commercial value, that is fractional distillation of air. अब बच्चे when you talk about fractional distillation of air, it is actually used to separate different components present in mixture in air. Okay, अगर आप एयर की बात करते हो, air is a mixture of gases. Air is a mixture of many gases. Okay, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, पोल्यूटेंट्स भी हैं, वाटर वेपर भी है. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. और बच्चे इसमें जो मेजर गैसेस हैं, इफ आई टॉक अबाउट मेजर गैसेस, ओके, लेट्स से नाइट्रोजन. It is present in about 78% composition, 78.1% to be precise, इतनी होती है, पर हम 78% लिख देते हैं कि जो हमारा एयर का कंपोनेंट है उसके अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है. इट इज अबाउट 78%. देन वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अंदर कितनी कंसेंट्रेशन है, कितनी परसेंटेज है, 21%. Okay, oxygen percentage is in the atmosphere, that's about 21%. और बच्चे अगर हम इनका टोटल देखें, that's about 99% of air, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. अब बच्चे जो बाकी 1% है, it is made up of trace gases, noble gases, pollutants. Okay, पर बच्चे जो मेजर इसमें एक गैस आएगी 1% में, दैट इज 0.02 to 0.04%. विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड. जस्ट इमेजिन कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है, इट इज वेरिंग फ्रॉम 0.02% to 0.04%. और हम कितना बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. जस्ट इमेजिन की कंसेंट्रेशन देखो कितनी कम है. आप इमेजिन करिए कि अगर ये 1% हो जाए तो क्या होगा. ओके, तो CO2 हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, पर उसकी कंसंट्रेशन देखो कितनी कम है. तो जो मेजर गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं एयर के. इसके अलावा बच्चे बहुत सारी नोबल गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होता है, वाटर वेपर भी है, ये सब एयर के अंदर ही आएगा. अब बच्चे if you talk about nitrogen and oxygen, these are two gases which are important industrially, commercially. इनकी बहुत सारी commercial applications हैं. मेडिकल यूज में भी ऑक्सीजन आता है. अभी आजकल कोविड के कारण आपने सुना होगा, लास्ट मंथ we had a kind of oxygen crisis in our country due to increasing cases of COVID. हमारे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और आपने देखा होगा कि कितना इंपैक्ट पड़ा था इसका हेल्थ सर्विसेज पे. सो जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन इज. तो अगर हमें ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी है एयर से, वी हैव टू अंडरगो प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दिस इज द रीजन वी यूज दिस प्रोसेस, ताकि हम ऑक्सीजन को अलग कर सकें. आप उसे कमर्शियली फ्यूल में यूज करते हो एज अ फ्यूल, हेल्थ सर्विसेज में हम उसे मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं फॉर वेंटिलेशन. नाइट्रोजन इज यूज कमर्शियली इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, फर्टिलाइजर्स, अमोनिया गैस, एक्सप्लोजिव्स एटसेट्रा. कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चे हमें पता है, वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस. इसको आप ड्राई आइस के फॉर्म में यूज करते हो. एयर में से बच्चे एक और नोबल गैस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निकलती है, दैट इज आर्गन. आर्गन इज अ इनर्ट नोबल गैस.
Okay, it is a inert noble gas and this has also varied uses. बच्चे this is filled inside the electric bulbs. जो पुराने हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे, ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, उनके अंदर इस गैस को फिल किया जाता था ताकि जो हमारा फिलामेंट है वो बर्न ना हो. यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो हमारा बल्ब है उसके अंदर फिलामेंट का टेम्परेचर कितना हाई चला जाता है. अगर उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द फिलामेंट इज गोइंग टू बर्न. तो उसको फ्यूज होने से बचाने के लिए हम क्या करते थे, बल्ब में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं एंड देन वी फिल इट विद आर्गन गैस, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो काफी लंबे समय तक क्या करता था, लास्ट करता था. ओके, सो इन गैसेस को ऑब्टेन करने का क्या तरीका है? वी विल यूज प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, I will just quickly write down the boiling points. ये आपको याद होने चाहिए. Boiling point, okay? Boiling points of these common gases. तो जब हम बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले boiling point of nitrogen gas, okay? Boiling point of nitrogen gas. All right. If you talk about boiling point of nitrogen gas, it is -196 degree Celsius. अगर बच्चे आप एयर को देखते हो, एयर इज गैसियस इन नेचर एट रूम टेम्परेचर. तो इसका ये मतलब है अगर आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं आपको बहुत कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा. तो लिक्विड नाइट्रोजन किस टेम्परेचर पे मिलती है आपको? व्हेन विल योर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड? इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो नाइट्रोजन गैस का, इट इज -196 डिग्री सेल्सियस. तो आपको 0 से इतना नीचे जाना पड़ेगा तब लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगी. Similarly, if you talk about boiling point of argon, which is another gas we obtain after fractional distillation, it is -186 degree Celsius. Okay, argon का boiling point कितना है? -186 degree Celsius. Similarly, boiling point of oxygen, ये कितना है? It is -183 degree Celsius. Okay. नाइट्रोजन -196, आर्गन 186, ऑक्सीजन -183. इतने कम टेम्परेचर पे जाएंगे तब ये गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होंगी. ओके, हाँ जी रितंजय. गुड इवनिंग सर. हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि हम लोग जब भी बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर सर इंक्रीज किया जाता है, यानी गर्म करके उससे बॉइलिंग पॉइंट निकलता है. लेकिन सर ये नाइट्रोजन, आर्गन जो ऑक्सीजन है, सर ये नेगेटिव यानी ठंडा होकर बॉइलिंग पॉइंट में कैसे जा रहे हैं? बच्चे, नाइट्रोजन जो है इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर. ओके, ये रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में है. अब बच्चे गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बताइए? सर कंडेंसेशन यूज करेंगे. कैसे करेंगे? ठंडा करना पड़ेगा ना. यस सर. ठंडा करेंगे. ये हमने प्रोसेस पढ़ा था लिक्विफैक्शन चैप्टर 1 में, बैटरी इन आवर सराउंडिंग्स में. तो लिक्विफैक्शन में हम क्या करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं और बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो अगर बच्चे नाइट्रोजन गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें कितने टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा? देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है. बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का जो क्या है, -196 डिग्री सेल्सियस. यानी आपको गैसियस नाइट्रोजन को इतना ठंडा करना पड़ेगा तब जाके लिक्विड बनेगा. ओके सर, समझ आ गया सर. अब समझ आ गई बात? यस सर. ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन इज -186 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन इज -183. सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे -78 डिग्री सेल्सियस. तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी थोड़ा ठीक है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का तो बॉइलिंग पॉइंट ही नियर 200 डिग्री सेल्सियस है माइनस में. CO2 का कितना है? -78 डिग्री सेल्सियस. बच्चे ये टेम्परेचर्स आपको याद होने चाहिए. नाइट्रोजन -196, आर्गन -186, ऑक्सीजन -183, CO2 -78. ये टेम्परेचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब आप लिखोगे इनको तो आपको ये सही लिखने हैं. अगर आप गलत लिख दोगे तो आपको मार्क्स कटेंगे आपके. ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, हमने क्या सीखा था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब इंप्लॉय करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। अब यहां बच्चे आप बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखिए, क्या 25 डिग्री सेल्सियस से कम है? यस। लिक्विड नाइट्रोजन -196, आर्गन -186, इन दोनों में 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, इन दोनों में 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। तो बच्चे यहां सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं हो सकती, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। ओके। सेकेंड जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको इस गैस को, एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिक्विफैक्शन का प्रोसेस करना है, wherein you have to apply very high pressure, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को भी बहुत ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। तब जाके आप क्या करोगे? आप लिक्विड एयर को ऑब्टेन करोगे और फिर आप उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बच्चे ये प्रोसेस हम कैसे कैरी आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये सेटअप है। बच्चे दिस सेटअप इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है। ठीक है, बट आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन हाउ दिस सेटअप वर्क्स। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी विल पास द एयर थ्रू फिल्टर्स, वी विल पास द एयर थ्रू फिल्टर्स। अब बच्चे फिल्टर के थ्रू हम एयर को क्यों पास कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन वी आर पासिंग द एयर थ्रू फिल्टर? बच्चे अगर आप कभी भी एयर को ऑब्जर्व करो, एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दीज पोल्यूटेंट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके रितंजय, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डस्ट पार्टिकल्स हटाना है। तो बच्चे व्हाट वी डू, वी पास इट थ्रू फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स के थ्रू हम पास करेंगे इसको, तो उससे डस्ट पार्टिकल रिमूव होगा। अब हमें क्या करना है, हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है। इट इज देन पास्ड इनटू अ प्रेशर चेंबर, प्रेशर चेंबर, जहां हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब बच्चे व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, यहां आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, whenever you increase pressure on any gas, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस चेंबर में जब हम एयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, what is going to happen, टेम्परेचर is going to increase। देखो यहां क्या लिखा है, हॉट एयर। नाउ प्रॉब्लम इज, प्रेशर आप जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, अगर टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा तो आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो हमने प्रेशर तो बहुत अप्लाई कर दिया, पर उसके साथ क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा। सो व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी हैव टू डिक्रीज दिस टेम्परेचर, हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा ताकि हमारी जो ये प्रेशराइज्ड एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पास दिस इनटू अ चेंबर, जहां ठंडा वाटर क्या हो रहा है बच्चे, कोल्ड एयर इज सर्कुलेटिंग, सॉरी नॉट कोल्ड एयर, cold water is circulating through the pipes and it is freezing cold water। तो बच्चे जब ये hot air इस chamber में आएगा, it will come in contact with pipes through which freezing cold water is circulating। तो अब क्या होगा, what is going to happen, आपका जो temperature है air का, that is going to gradually fall, temperature is going to decrease। ठीक है, सबसे पहले जो आपका कंपोनेंट सेपरेट होगा, दैट इज सॉलिड CO2। बच्चे इफ यू रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें सब्लिमेशन होती है। सो गैस विच इज CO2, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड आइस और ड्राई आइस। तो बच्चे दिस विल हैपन एट द टेम्परेचर ऑफ -78 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप गैस को ठंडा करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, at temperature of -78 degree Celsius, CO2 will be separated as dry ice। Okay, सबसे पहले dry ice अलग हो जाएगी and this is done with help of a separator chamber में होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाकी की आपकी liquid air है जो फॉर्म होगी, that is passed into a fractionating tower। Okay,
फ्रैक्शनेटिंग टावर में जब आप बच्चे इस लिक्विड एयर को ग्रेजुअली वार्म करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, -196 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले नाइट्रोजन सेपरेट होगी, नाइट्रोजन विल सेपरेट आउट। उसके बाद -186 डिग्री सेल्सियस पे क्या निकलेगा, आर्गन, आर्गन गैस। उसके बाद -183 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखो क्या मिलेगी, लिक्विड ऑक्सीजन। अगर आप ठंडा रखोगे तो ये लिक्विड ऑक्सीजन ही रहेगी, अदरवाइज टेम्परेचर अगर गर्म होगा तो वो क्या होगा, इट विल अगेन सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। ओके, तो इन टेम्परेचर्स पे आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं गैसेस वो मिल जाएंगी, नाइट्रोजन, आर्गन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ड्राई आइस विच इज सॉलिड CO2 एट -78। ग्रेजुअली जब लिक्विड एयर बन जाएगी यू विल पास इट इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सबसे टॉप पे आपको लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगी, सॉरी नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ऑलराइट, -196। -186 पे आपको आर्गन मिलेगी, -183 पे आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। अगर आप ठंडा रखोगे तो उसको लिक्विड के फॉर्म में ही हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस इन विच यू विल ऑब्टेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ जी हरमन बोलो। Sir, it is written that this process is again and again repeated. Okay, बच्चे इस प्रोसेस को बार बार क्यों रिपीट किया जाता है, वाई दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि बच्चे हम क्या कर रहे हैं, लगातार एयर में से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन को फ्रेश हमें क्या करना है, सेपरेट करते रहना है। तो जब हम एयर में से इन कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, दे विल एस्केप आउट, अगेन दे विल बी पुश्ड बैक इनटू द फिल्टर, अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। Okay, sir. समझ आ गया? Yes, sir. क्योंकि लगातार बच्चे हम प्लांट थोड़ी बंद करेंगे, Yes, प्लांट sir. को बंद ही नहीं करना, तो ये प्रोसेस तो रिपीट होता जाएगा बार बार। इज दैट Yes, क्लियर? sir. ठीक है Sir, Sure. can we get solid form of these gases? सॉलिड फॉर्म, ओके, इनका फ्रीजिंग पॉइंट बचे आई एम नॉट श्योर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट तो मुझे पता है -196, -186, -183। हम अगर इनका फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो उससे आइडिया हो सकता है बच्चे, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो होगा ही ना, अल्टीमेटली इतना हाई प्रेशर कर दो, ठंडा कर दो, तो एक पॉइंट आएगा जहां हम इनको शायद सॉलिड में भी कन्वर्ट कर पाए। Yes, sir. ठीक है, पर उसकी बच्चे हमारे लिए शायद यूटिलिटी नहीं है, तो शायद इसलिए हम इतना ठंडा करते ही नहीं है। फिर भी बच्चे देखो टेम्परेचर कितना है, इट इज -196 डिग्री सेल्सियस, ये तो जीरो से बहुत नीचे वाला टेम्परेचर है। और Yes, इतने sir. टेम्परेचर पे अगर आपको एक इक्विपमेंट को वर्क करना है तो वो उसकी क्वालिटी के बारे में भी सोचो ना। Yes, sir. आप देखो, आपने कई बार एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा, लिक्विड नाइट्रोजन इंस्टेंटली चीजों को फ्रीज कर देता है। ठीक है, Yes, इतना sir. ठंडा होता है। तो इक्विपमेंट देखो, हाँ अगर हम इतना प्रेशर क्रिएट करें और टेम्परेचर को कम करते जाए तो ऑब्वियसली इनका कोई फ्रीजिंग पॉइंट भी तो होगा, बट आई डोंट नो इफ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। थियोरेटिकली Yes, तो sir. पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं वो नहीं मुझे पता। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, तो बच्चे इस प्रोसेस में हमें नाइट्रोजन मिल गया, आर्गन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब बच्चे नाइट्रोजन इज मेनली यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज for preparing fertilizers, ammonia gas. It is also used for preparing explosives. I think आपने एक explosive सुना होगा, TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्विन, नाइट्रिक एसिड बनाने में भी ये काम आता है। तो नाइट्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं। आर्गन का मैंने आपको बता दिया, इट इज अ इनर्ट गैस, नोबल गैस। पहले हम इसको मेनली यूज करते थे बल्ब्स के अंदर फिल करने के लिए ताकि फिलामेंट फ्यूज ना हो। नाउअडेज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कमर्शियल पैकिंग ऑफ स्नैक्स एक्सेट्रा। उसके बाद है बच्चे लिक्विड ऑक्सीजन, इसका तो हमें यूज पता ही है, ऑक्सीजन को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में जहां हम ओर से मेटल को ऑब्टेन करते हैं वहां ऑक्सीजन यूज होती है। मेडिकल ऑक्सीजन तो हमें पता ही है बच्चे, वी आर ऑल लिविंग इन पैंडेमिक टाइम्स, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, वो तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो बच्चे दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ air by process of fractional distillation. All right, chalo let's move on. अब बच्चे next process is process of crystallization. ये बच्चे हमने प्रोसेस थोड़ा सा डिस्कस किया था
when we were discussing about evaporation of sea water to obtain salt. Okay, तो crystallization बचे एक ऐसा process है wherein you can obtain pure salts. अगर बचे salt के अंदर कोई impurity है तो हम crystallization का process use कर सकते हैं to obtain pure salts. तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया हुआ है, उसी को हम डिस्कस करेंगे. What we have to do, we have to take 10 grams of impure copper sulfate, okay, dissolve it in minimum water. Actually what are we trying to do, we are trying to prepare a concentrated solution. हम एक concentrated solution बनाना चाहते हैं. All right, अब हम क्या करेंगे बच्चे, next what we will do, we will filter this solution. इसको फिल्टर करेंगे. अब बच्चे जब आप इसको फिल्टर करोगे, what is going to happen, this is going to remove insoluble impurities. जैसे उसमें डस्ट है, क्ले है, वो रिमूव हो जाएगी. ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. वो कैसे करेंगे, वाटर बाथ में हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जेंटली हीट करेंगे. ओके, ग्रेजुअली व्हाट यू विल सी कि हम ग्लास रॉड को यूज करके सॉल्यूशन में बच्चे डिप करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी इफ क्रिस्टल्स आर फॉर्मिंग. ग्लास रॉड के ऊपर अगर छोटे छोटे हमें क्रिस्टल दिखाई देंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि वी हैव गॉट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऑलराइट, जब ऐसा होने लगेगा, व्हेन यू ऑब्जर्व स्मॉल क्रिस्टल्स ऑन द ग्लास रॉड, व्हाट वी विल डू, वी विल स्टॉप हीटिंग एंड देन वी विल अलाउ the hot saturated solution to cool down. अब बच्चे when this process is occurring, जब वो solution ठंडा होगा, what you will see, you will see crystals of pure copper sulfate forming. You will see crystals of pure copper sulfate. Crystals of pure copper sulfate which will form in the solution. Okay, और बच्चे जो दूसरे सॉल्ट्स या इंप्योरिटीज होंगे, दे विल बी लेफ्ट इन दी सॉल्यूशन. ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर करके कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उनको अलग कर लेंगे, इनको हम ड्राई करेंगे. ओके, एंड दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट. अब बच्चे ये जो प्रोसेस है हम कहाँ यूज करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर सॉलिड्स. We will use this for solids which decompose or get charred on heating to dryness during evaporation. Okay, now I remember मैंने ये crystallization का example कहाँ दिया था. I gave this example for purification of sugar. जब हम salt का example कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था sugar की अगर हमें purification करनी है तो उसमें evaporation का process नहीं use कर सकते, क्योंकि बच्चे अगर हम उसको heat करेंगे solution को, what is going to happen, your sugar is going to get charred, it is going to get burnt. तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, we will use the process of crystallization. तो crystallization is used in purification of sugar. It is actually also used in purification of sodium chloride. जो कॉमन टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं उसकी प्यूरिफिकेशन भी हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही करते हैं. रीजन, द सॉल्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, बच्चे उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ अलग अलग सॉल्ट्स भी होते हैं. तो बच्चे अगर हम सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाइड फॉर्म में पाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है कि हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करें. ओके, देखो ये इधर एग्जांपल दिया हुआ है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, इट इज डन विद प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. देन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम और फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, that is also done by the process of crystallization. तो बच्चे हमें याद क्या रखना है यहाँ कि क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, what are we doing, we are first preparing a concentrated or super saturated solution of the salt. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे, फिल्टर करके डस्ट पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स एटसेट्रा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हटाएंगे, फिर उसको ठंडा होने देंगे. When you gradually allow it to cool down, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म. जो इम्प्योर सॉल्ट्स हैं या जो अदर इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्ट सोल्यूशन में ही रह जाएंगी. फिर फिल्टर करके हम इन क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, एंड देन वी विल ड्राई देम, एंड दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन देयर प्योर
samples. तो बच्चे दिस इज द यूटिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड एलम फिटकरी जो कॉमनली हम बार्बर शॉप्स में देखते हैं, उसकी प्यूरिफिकेशन में हम ये प्रोसेस यूज करते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, नेक्स्ट चलेंगे बच्चे क्लीनिंग ऑफ वाटर सप्लाइड इन सिटीज. ओके, तो बच्चे हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्यूरिफिकेशन. यहां हम किसकी बात करेंगे? we'll be talking about purification of water which is supplied into our homes. Purification of water supplied into our homes. Okay, बच्चे अगर आप कभी भी ध्यान से सोचो कि जो हमारे घर में पानी आ रहा है दैट इज सप्लाइड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड बच्चे वो जो वाटर है दैट वाटर is taken from ponds or lakes or rivers. अब बच्चे water which is present in ponds or lakes or rivers, okay, वो प्योर नहीं होता. प्योर का मतलब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जर्म्स भी होती हैं, आप उसको डायरेक्टली पानी को यूज नहीं कर सकते. तो बच्चे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, उसकी एक बेसिक प्यूरिफिकेशन करके आपको घर पे सप्लाई करता है. बाद में पीने के पर्पस के लिए हमें उसे फिल्टर दोबारा करना पड़ता है विद हेल्प ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ. पर बच्चे एक जनरल प्यूरिफिकेशन जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है. तो इसके अंदर बच्चे कैसे होता है, देखो ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है. इट इज कैरीड आउट इन सर्टेन स्टेप्स. फर्स्ट इज द रेजर्वोयर. यहां मेरा रेजर्वोयर है जहां पानी कलेक्टेड है. From this reservoir, the water is sent into sedimentation tank. अब बच्चे what do we understand by process of sedimentation? It is settling down of particles, okay, due to gravity. बच्चे ये टर्म जो है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एक ऐसा टर्म है जो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के फोर्स के साथ क्या होते हैं, दे विल सेटल डाउन. तो बच्चे इफ यू लुक एट द वाटर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं. तो अगर आप थोड़ी देर के लिए वाटर को होल्ड करो तो वहां सेडिमेंटेशन हो जाएगी और ये क्ले के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे. उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारा वाटर किधर जाएगा, नेक्स्ट आर वाटर मूव्स इनटू लोडिंग टैंक. अब बच्चे समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर, पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर, दे आर लाइट. ठीक है, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर लाइट, हल्के पार्टिकल्स हैं. और बच्चे ये जो लाइट पार्टिकल्स हैं, हल्के पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भी सेटल नहीं होते. तो व्हाट इज डन, उसमें क्या किया जाता है, हम एक प्रोसेस करते हैं विच इज नोन एज लोडिंग. व्हाट इज डन इन लोडिंग, वी ऐड एलम, एलम इज एडेड, ओके, फिटकरी, एलम को हम ऐड करते हैं. ये जो एलम है ये क्या करता है, इट कंबाइंस विद फ्लोटिंग पार्टिकल्स. ये इन फ्लोटिंग पार्टिकल्स के साथ कंबाइन हो जाता है. और जब बच्चे ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होगा तो फिर क्या होगा, दे विल सेटल डाउन. सेडिमेंटेशन में बच्चे हेवियर पार्टिकल्स इजीली सेटल हो जाते हैं, पर जो लाइटर क्ले पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होते. दिस इज द रीजन इन द सेकेंड टैंक विच इज लोडिंग टैंक, व्हाट वी डू, वी आर्टिफिशियली ऐड एलम. उसमें एलम को ऐड किया जाता है. और बच्चे जब हम एलम को ऐड करते हैं फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस, एलम विल कंबाइन विद फ्लोटिंग पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा. एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, द पार्टिकल्स विल बिकम हेवी एंड दे विल सेटल डाउन. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग. ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वाटर किधर जाएगा, इट विल मूव इनटू द फिल्ट्रेशन टैंक. बच्चे क्लास 7th में आपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा होगा, सॉइल प्रोफाइल. तो बच्चे सॉइल प्रोफाइल के अंदर लेयर्स होती हैं अलग
अलग अलग लेयर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पार्टिकल्स. एंड बच्चे व्हेन वाटर पासेस थ्रू दीज लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोफाइल, व्हाट हैपेंस? वाटर इज नेचुरली फिल्टर्ड. ये आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में. नेचुरल फिल्ट्रेशन होती है एज वाटर पासेस थ्रू दीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल. अब बच्चे व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्ट्रेशन टैंक? कुछ ऐसा ही हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं बट आर्टिफिशियली. सो इफ यू टेक अ लुक एट द फिल्ट्रेशन टैंक, यू विल सी डिफरेंट लेयर्स. सबसे ऊपर लेयर होती है बच्चे फाइन सैंड, फिर होती है ग्रेवल, फिर होती है कोर्स ग्रेवल. बच्चे दीज आर लेयर्स which are actually seen in the soil. soil के अंदर भी ऐसी layers होती हैं. ऊपर होती है sand, उसके नीचे थोड़े बड़े particles होते हैं gravel, और उसके नीचे और बड़े particles होते हैं जिसको हम कहते हैं coarse gravel. These are the layers. These are the layers we see in soil. तो similar layers बच्चे हम कहाँ देख रहे हैं? We are also seeing similar layers in filtration tank. तो बच्चे filtration tank में क्या हो रहा है? What is happening in filtration tank? The water is filtered. The water is filtered. Water is filtered as it naturally passes. As it naturally passes through these layers. Something like which is happening in soil. जैसे soil के अंदर water की filtration होती है, वैसे ही कुछ इस filtration tank में है. अब बच्चे next हम water को कहाँ भेजेंगे? Next water is sent in chlorination tank. Chlorination tank. बच्चे अगर आपने कभी स्विमिंग पूल वगैरह विजिट किया है तो स्विमिंग पूल में हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं. बच्चे व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? व्हाई डू वी पुट ब्लीचिंग पाउडर इन स्विमिंग पूल्स? आप में से किसी को पता है ब्लीचिंग पाउडर क्यों ऐड किया जाता है? क्या रीजन है? ओके, रितंजय इज सेइंग टू क्लीन बैक्टीरिया. ओके, टू किल बैक्टीरिया. ऑलराइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही. हाँ जी हरमन. Yes, sir. Sir, it is used to kill the bacteria like we do in chlorination to kill bacteria. ओके, हम बच्चे ब्लीचिंग पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस निकलती है एंड दिस क्लोरीन इट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन और स्टेरिलाइजेशन. तो स्टेरिलाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन या क्लोरीनेशन में क्या किया जा रहा है? ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है जिससे पानी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो क्या हो जाए? वो मर जाए. पर बच्चे यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है. ओके, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, सो दैट इट बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग. पर बच्चे प्लीज डोंट बी मिस्टेकन. आजकल का जो पानी है सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने से उसमें फिट नहीं हो जाएगा पानी पीने के लिए. ओके, हाँ आप उसको दूसरे पर्पसेस के लिए तो यूज कर सकते हो, पर बच्चे पीने के लिए जो पानी चाहिए उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स और होते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, जो बच्चे क्लोरीनेशन से रिमूव नहीं होंगे, फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं होंगे. दिस इज द रीजन वी हैव टू यूज आरओ एट होम्स. पर बच्चे पहले अगर हम अर्लियर टाइम्स में देखें, 15 साल पहले, 20 साल पहले घर पे आरओ नहीं होता था क्योंकि बच्चे उस टाइम इतनी इंप्योरिटीज नहीं थी. पर ग्रेजुअली बच्चे धीरे धीरे पानी का जो लेवल है पोल्यूटेंट्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आजकल हर किसी के घर में फिल्टर होता है. ओके ओके, भव्या इज सेइंग सर बट वी आल्सो ऐड क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर. बच्चे दैट इज एब्सोल्युटली राइट. कई प्लेसेस पे आज भी लोग क्या करते हैं, पानी में क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करते हैं. बच्चे उसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि अगर उनको पानी को नेचुरल सोर्स से लेना पड़ रहा है, अगर वो उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सप्लाई नहीं आ रही, तो वो खुद क्लोरीन टैबलेट्स उसमें ऐड कर सकते हैं. क्योंकि बच्चे जर्म्स को तो मारना ही है ना. वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर विच इज कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पर बच्चे प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमें आरओ के थ्रू भी वाटर को पास करना पड़ता है ताकि उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह रिमूव हो सके. सिंपल क्लोरीनेशन से वो रिमूव नहीं हो सकता. ठीक है भव्या, इज दैट क्लियर? ओके, आसफ इज सेइंग सर इज बॉइल्ड वाटर परफेक्ट फॉर ड्रिंकिंग. बच्चे बॉइल्ड वाटर से जो बॉइलिंग का प्रोसेस है ना, उसमें जर्म्स तो मर जाएंगे, कुछ सॉल्ट्स भी रिमूव हो जाएंगे, पर बच्चे फर्टिलाइजर रिमूव नहीं हो पाएंगे. सो बच्चे बॉइलिंग अगेन इट विल नॉट बी एज यूजफुल. अगर वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है तो बॉइलिंग भी इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा. आपको आरओ का प्रोसेस यूज करना ही पड़ेगा. दिस इज द रीजन आजकल घरों में हम आरओ देखते हैं, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा बच्चे.
इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी रितंजय। सर मुझे ये बताना था कि सर बॉइलिंग वाटर क्यों हमें पीने के लिए सेफ नहीं होता, क्योंकि सर कोई हम लोगों ने 8th क्लास के 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि सर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्श कंडीशन में भी सर सर्वाइव कर जाते हैं, तो ये ओके बॉइलिंग तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि लावा में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, तो आपका ये मतलब है कि जब हम बॉईल करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी तो पानी में ही है। यस सर, राइट। वो तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। ओके, देयर आर सम हार्डन्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सरवाइव कर जाएंगे। पर देखो बच्चे, बॉइलिंग से एक बार तो हम कह देते हैं कि जनरल चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, पर बच्चे फर्टिलाइजर वगैरह तो रिमूव नहीं होता, तो वैसे भी वो अनसेफ ही है पानी पीने के लिए। ठीक है। हाँ जी हरमन। Says RO water fully pure? आरओ वाटर इज फुली प्योर। बच्चे आपने एक अगर जब आपके घर पे जब सर्विस करने आते हैं ना आरओ की, उनके पास एक छोटी सी मशीन सी होती है, मशीन तो नहीं कहना चाहिए, एक डिवाइस होता है जिससे वो टीडीएस यूज देखते हैं, Yes, sir, TDS. टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स, सॉल्यूट सॉरी, सॉल्ट्स, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स और सॉल्ट्स। तो बच्चे टीडीएस जो होता है वो बताता है कि कितना सॉल्ट डिजॉल्व है। बच्चे यू विल बी एक्चुअली अमेज्ड टू नो, हमारे जो फिल्टर का पानी होता है ना वो भी अब हम कह रहे हैं कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। Yes, रीजन sir. क्योंकि ये टीडीएस बिल्कुल निल कर देता है, सब मिनरल्स जो हमें चाहिए हमारी वो भी हेल्थ हटा के लिए देता है। वो भी कट जाते हैं उसमें से। तो आजकल आपने सुना होगा लोगों को हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, उनकी हड्डियां खराब हो रही हैं, उसके पीछे रीजन ही ये है। बच्चे Yes, फिल्टर sir. पानी हमारी मजबूरी है, पर बच्चे इसमें टीडीएस बिल्कुल निल हो जाता है। दिस इज द रीजन डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि आपका जो टीडीएस है ना वो कम से कम 100 तो होना ही चाहिए। लोग समझते हैं कि टीडीएस का मतलब होता है इम्प्योरिटी, बच्चे टीडीएस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपके घर में कभी आरओ की सर्विस करने आता है तो जरूर देखिए वो कितना टीडीएस बता रहा है। तो जनरली टीडीएस जो होता है वो बता देते हैं 30 to 40 एंड वी थिंक इट इज वेरी गुड, दैट इज एक्चुअली नॉट गुड। डब्ल्यूएचओ भी रेकमेंड करता है कि टीडीएस नियरली 100 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ये सॉल्ट हमें नहीं मिल रहे तो हमारे हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है। बच्चे आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आरओज आ रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा सॉल्ट फोर्टिफाइड कॉपर वाला आरओ, थोड़े महंगे होते हैं पर बच्चे वो बेटर क्वालिटी के। जो नॉर्मल आरओज है उनमें तो टीडीएस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट, उसका हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर हो। इज इट Yes, क्लियर? sir. ठीक है ना। देखो, पर देखो ये प्रॉब्लम बच्चे किसने क्रिएट की है? ये सर प्रॉब्लम हमने हमने खुद के लिए क्रिएट की है। आई थिंक जब भी मैं जनरली जब इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें मैं कई बार बोलता हूँ कि हमसे बड़ा इडियोटिक एक्शंस करने वाला कोई है ही नहीं, ह्यूमन रेस। हमने बच्चे डेवलपमेंट में क्या किया, अपने एनवायरनमेंट को ही बर्बाद कर दिया, और हमने कभी भी सस्टेनेबल तरीके से नहीं सोचा लॉन्गर रन में इसका क्या असर होगा। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे लिए 10 प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। देखो, हमने पोल्यूटेंट हटाने के लिए आरओ यूज किया, उससे क्या प्रॉब्लम हुई? टीडीएस हट गया। टीडीएस हटा, इट हैज बैड इंपैक्ट ऑन आवर हेल्थ। अब बताओ करें तो क्या करें? अगर आप फिल्टर पानी नहीं पियोगे तो आप फर्टिलाइजर यूज करोगे, पियोगे, और फर्टिलाइजर अगर गया तो उससे और प्रॉब्लम है। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? Yes, sir. तो देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें लॉन्गर रन में बहुत बढ़िया सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब तक पानी अगर ठीक नहीं होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है। और बच्चे वैसे ही पानी की शॉर्टेज हमारी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है हमें पानी ना मिले। ऑलराइट, दिस इज द रीजन वी आर नाउ भाग रहे हैं यहाँ वहां कि किसी और प्लेनेट पे चले जाए। आपने तो सुना ही होगा ना, वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज ऑन Yes, मून, sir. वी आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स मार्स। अब रीजन ही है क्योंकि हमें पता है आने वाला टाइम में हमारा अर्थ ही अनइनहैबिटेबल हो जाएगा, मतलब उस पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे रहेंगे? पानी के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वी विल हैव टू कम अप विद अल्टरनेट यूसेज। दैट इज द रीजन वी आर शाउटिंग नाउ, लेट्स कंजर्व वाटर, लेट्स कंजर्व वाटर। क्योंकि बच्चे पीने का पानी कम होता जा रहा है और वेस्ट वाटर और सॉल्टी वाटर तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बड़ी बहुत बुरी कहानी है हमारे लिए। एंड आई थिंक अगर आपने कभी गल्फ कंट्रीज के बारे में सुना हो, गल्फ कंट्रीज में पानी बहुत महंगा है, पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा महंगा है। उसके पीछे रीजन क्या है? दे ऑब्टेन देयर वाटर फ्रॉम सी, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। दिस इज द रीजन देयर वाटर इज वेरी कॉस्टली, पानी ज्यादा कॉस्टली है, पेट्रोल सस्ता है वहां। ठीक है, आई थिंक ये तो आपने सुना ही होगा। Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रोसेसेस, ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हम करते हैं टू
purify water so that it becomes fit for drinking purposes. ठीक है, I hope this is clear to everybody. इसमें कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए. All right, I think हमारे जो मेजर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं. हाँ जी रितन जी बोलो. सर मुझे डायग्राम में सर लग रहा था मुझे प्रॉब्लम. डायग्राम गलत लग रहा है? यस सर. बोलो कहाँ सर, गलत है? जो फिल्ट्रेशन टैंक जो है सर, उसमें से नीचे से पानी जाना चाहिए था ना, क्योंकि फिल्टर होकर पानी जो नीचे जाएगा वो साफ जाएगा. ऑल राइट, मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ से आउटलेट यहाँ दिखाना चाहिए था. यस सर. ओके, पानी नीचे आएगा, फिल्टर होगा. आई थिंक रितन जी दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. लेट्स अप्लाई अ सिंपल लॉजिक. अगर बच्चे आउटलेट यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये क्ले वगैरह यहाँ नहीं निकल जाएगी, सैंड वगैरह? बताओ. यस सर, ये भी था. ये भी है. तो क्या हो रहा है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है ना इसके अंदर, तो फिल्ट्रेशन तो हो ही रही है, एंड देन वाटर विल मूव हियर. ओके सर. ऐसे सोचना पड़ेगा ना. अगर मैं यहाँ आउटलेट रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, जब मेरा वाटर बाहर जाएगा तो बच्चे तो क्ले सैंड सब कुछ ही बाहर चला गया, गड़बड़ हो जाएगी. ओके, बट आई थिंक यू हैड अ जेन्युइन डाउट. एक बार मैं जरूर इसको चेक करूंगा कि किसी और बुक में इसका सेटअप कैसे दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो आई थिंक यही सेटअप है. दिस इज द सेटअप व्हिच इज गिवन. ओके, हाँ जी एक अर्थ. सर वो जो आपने वाटर प्यूरिफिकेशन वाला सिस्टम जो बताया था सर, उसमें एलम क्यों ऐड किया था? ओके, एलम क्यों ऐड किया? ओके, एलम क्यों ऐड किया? ऑलराइट. बच्चे अगर आप कभी भी वाटर लो, वाटर को अगर हम सेडिमेंटेशन भी कर दें, जिसमें मड है, सेडिमेंटेशन भी हो जाए, तो बच्चे सेडिमेंटेशन से जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, हेवियर पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, हेवियर पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. पर बच्चे जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं क्ले के, दे विल कीप ऑन फ्लोटिंग. क्ले पार्टिकल्स हल्के होते हैं, क्ले पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे, क्ले पार्टिकल्स विल फ्लोट, वो नहीं नीचे सेटल होंगे. तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एलम ऐड करते हैं. एंड बच्चे दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग. लोडिंग में क्या होता है, एलम जो है वो क्ले पार्टिकल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा. जब कंबाइन होगा तो क्या होगा, क्ले पार्टिकल्स का वेट क्या है, बढ़ जाएगा, एंड दे विल सेटल डाउन. तो दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग इन quick sedimentation of lighter particles which are floating. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग. ओके, एलम का ये यूज है ताकि लाइटर पार्टिकल्स को हम जल्दी सेटल कर सकें. इज दैट क्लियर? समझ आ गया एकार्थ? ओके, ऑल राइट. तो बच्चे यहां हमारे जो मेजर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं, we are done, we are through. okay, इसके बाद बचे हमारा जो पोर्शन अब बचा है, that is physical and chemical changes. okay, and difference between compounds and mixtures. बचे ये कुछ important topics जो हैं ये बच गए हैं. so what we will do, we will be picking this up in our next class, क्योंकि इनको करने के लिए हमें टाइम चाहिए. next class we will try to finish this chapter off. ठीक है, so most probably हम next class में इस चैप्टर को खत्म कर पाएंगे. all right, so we'll be stopping here today. आज हम यही रुकेंगे. जो हमारे बाकी बचे टॉपिक्स हैं बचे, अब हम नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे.